हैं हमारा अगला टॉपिक, फ्लोरिंग। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोरिंग इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में फ्लोरिंग का क्या महत्व है, कैसे बनाया जाता है और किन किन प्रकार से हम फ्लोर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कुछ भी चीज़ फर्स्ट फ्लोर बनाए, ग्राउंड फ्लोर बनाए, वो किस हिसाब में दिखता है हमको, स्लैब के हिसाब में दिखता है। स्लैब मतलब स्लैब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेनफोर्समेंट एंड द कॉन्क्रीट। मतलब रेनफोर्समेंट बिछा होगा उसके अंदर और ऊपर से कॉन्क्रीटिंग करी होगी, दोनों के कॉम्बिनेशन या दोनों की समतल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अपन ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं उसको अपने किसका भी नाम दे सकते हैं, फ्लोरिंग का नाम दे सकते हैं। मतलब ये जो दिखेगी आपको ये फ्लोरिंग कहलाएगी, मगर इसके पहले क्या डली होगी, इसमें छत डली होगी। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको फ्लोर बनाया, उसके बाद में हमारी इच्छा हुई कि इस फ्लोर के ऊपर हमने टाइल्स लगा दी। आपकी इच्छा हो तो मार्बल लगा दो, इटालियन मार्बल लगा दो, या जिस भी तरह से आपको बनाना है उस तरह से आप फ्लोर बना सकते हो। ठीक है, अंतर समझ में आ गया स्लैब में और फ्लोर में, है ना। चलो, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हमारे कौन से प्रकार का फ्लोर है वो हमारे मटेरियल सिलेक्ट करने के ऊपर निर्भर करता है। द मटेरियल फॉर फ्लोरिंग आर सिलेक्टेड कंसिडरिंग द फैक्टर एज इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। हम मटेरियल का सिलेक्शन किस पे निर्भर करता है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट कैसी होती है, कौन कौन से उसकी इनिशियल कॉस्ट है बिल्डिंग की, उस प्रकार से हम उसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता है, हमको क्या करना पड़ता है जब हम समीकरण बनाते हैं, हमारा जब बजट बनाते हैं कोई भी बिल्डिंग का, तो भैया हमारे माइंड में हम सेटअप बिछाते हैं कि हमारा बिल्डिंग कम से कम 10 में पूरा होना चाहिए कि 5 में पूरा होना चाहिए। ठीक है, आपने बिल्डिंग का पूरा ढांचा बना दिया, ढांचा मतलब हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। मेन अगर ये चीज़ अगर आपकी इतना बजट है, कितना इतना बजट है, तो आपका ये कम से कम इसमें पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे यार अभी तो बहुत अपन इससे ऊपर चल रहे हैं, मतलब डिफरेंस इससे ऊपर चल रहे हैं, तो मेन चीज़ जो खर्च होती है वो बाकी इन चीज़ों में खर्च होती है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को बजट मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है, बजट को मैनेज करके चलते हैं, तो मेन जब हमारा जब ढांचा बन के तैयार हो जाता है उसके बाद में ही हमारा पैसा ज़्यादा लगता है। किन चीज़ों में हमारा पैसा लगता है, एक तो फ्लोरिंग में, ठीक है, फिर बाद में रूफिंग। रूफिंग में भी आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई है, अपनी क्या आ गई है, पीओपी आ गई है। दूसरी चीज़ ये हैंड रेल, है ना, हैंड रेल हो गई। और क्या चीज़ हो गई हमारी, प्लम्बरिंग। प्लम्बरिंग हमारी बहुत महंगी चीज़ होती है। प्लम्बरिंग मतलब हमारे जो बाथरूम में जो हम चीज़ें लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी कॉस्ट करती है। मतलब कैसे आप सेटअप लगा रहे हो, तो हमको क्या, ये सारी चीज़ पैसा खाने वाली चीज़ होती है। तो हम ये नहीं सोचे कि हमारा इस बजट में, अगर हमारा ओवरऑल बजट इतने का है, तो इस बजट में अगर हमारा बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है तो भैया हमारे 7 लाख बच रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं इसको सोने का फ्लोर बना दें। ठीक है मैम, हाँ, ये आप सबसे खर्चीली चीज कौन कौन सी बता रहे हो? सबसे खर्चीली चीज़ एक तो नल फिटिंग। ठीक है, हम्म। नल की फिटिंग होती है। दूसरी चीज़ ये लाइट की फिटिंग होती है, क्योंकि आजकल एलईडी लाइट भी बहुत महंगी पड़ती है। अगली चीज़ आती है हाँ, पेंट। ठीक है, ये चीज़ में पेन दो चीज़ होती है, पेन पुट्टी भी होती है, अंदर की सतह पर हमको पुट्टी करनी पड़ती है।
और बाहरी सतह पर जी कम मैम। से कम 3 वॉश करने पड़ते हैं। 3 वॉश मतलब एक वाइट वाइट का आप जो वाइट वॉश करोगे वो अपना जो डिस्टेम्पर जो भी लगाओगे, फिर अंदर की साइड पुट्टी लगाओगे, फिर वाइट वॉश करोगे और 2 हाथ कलर के लगाओगे, ठीक है। और बाहर पे भी 3 हाथ लगेंगे, 3 नहीं तो 2 तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़, जी मैम। ठीक है। एक नई चीज़ आ गई कोवा। कोवा मतलब अपना वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग आपको कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी, छत से लगे हुए जो पार्ट रहते हैं मतलब अपनी छतों पे वाटर हाँ प्रूफिंग जी, मतलब बाहरी हम कोवा करते हैं, हाँ। अपन सीमेंट के जैसे साथ में, पार्ट जो हाँ, सीमेंट के जो साथ में, वाटर पे हाँ, इसमें ज्यादा आता है डॉक्टर फिक्सिंग पानी के। मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मगर ये ज़रूरत है हमारी, ये हमको करवाना चाहिए। क्योंकि ये मेन हम्म, चीज़ है। भले आप पेंट का एक हाथ मतलब पेंट का भी एक हाथ कम नहीं करवा सकते हो, आप भले नल की फिटिंग कम करवा लो, मगर इंसान यही सोचता है कि एक बार का पैसा एक बार में लग जाए, अच्छी फिटिंग करवा दे। लाइट में भी ऐसा रहता है, मगर ये चीज़ में हम थोड़ी सी कटती कर देंगे तो चल जाएगा, मगर बजाय कि हमारा पानी टपकेगा ना, वो हमको सहन नहीं होगा। तो वाटर प्रूफिंग मेन चीज़ होती है, ये हर घर में हमको करवाना चाहिए। आजकल ज़्यादा पानी टपकता है, नए मकान जो बन रहे हैं उनमें भी टपक जाता है, मतलब आपने छत बना दी तो उनमें भी टपकेगा। तो ये मेन चीज़ हो गई है। टपकता क्यों है बेटा, क्योंकि पहले के टाइम में मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करती हूँ जो हमारी होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। आजकल इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैसे भी कम हो रही है, और दूसरी चीज़ हम इतनी परफेक्टली हर चीज़ नहीं बना पाते, या हमारा मजदूर भी इतनी परफेक्टली नहीं बनाता। इस चीज़ में क्या होता था कि ऑलरेडी हमने इतनी मजबूती दे दी है, तो वो चीज़ होती है, मगर इसमें पैसा ज़्यादा लगता था। तो वही चीज़ है, आजकल इसका उपयोग नहीं करते हुए हम एलएसएम का उपयोग करते हैं, हालांकि ये हमारा बहुत पैसा बचाता है एलएसएम जो है, ठीक है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है ये स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद का पैसा है, मतलब स्ट्रक्चर हमने फ्रेमवर्क बना दिया है, उसके बाद में हमको क्या करना है, दीवारों पे किस प्रकार का पेंट लगाना है, उसमें पैसा खर्चा होता है, मतलब हमको पूरा बजट मैनेज करके चलना पड़ता है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि जब आपको एक साल मकान बनाने में लगा दिया, दूसरे साल आपने काम बंद कर दिया, क्यों, फिर तीसरे साल दूसरे साल का पैसा भेला होगा तो तीसरे साल आप बनाओगे। बहुत सारे मकान मैंने ऐसे देखे हैं, एक मैंने बंगला देखा है कि वो पिछले 2015 के बाद अभी कितना हो गया, 2020 हो गया, 5 साल से काम चल रहा है, ऑलरेडी हम्म, दो, कितने लिखे मैंने, 2 करोड़ उसकी लग चुके हैं, अभी भी काम अधूरा है। मगर जब आपने ढांचा खड़ा करना, फ्लोर लगाने में इतना खर्च कर दिया, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम्म, आप छोटे छोटे से 5-10 मतलब 5-10 रुपए का कोई नल नहीं आता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम्म, आप 1000 रुपए का उसमें नल लगा दोगे। 1000 रुपये जी बेसिक मैम। कॉस्ट हो गई है नलों की। मतलब आप अगर आप हम्म, ठंडा गर्म दोनों के पानी का मिक्स करके लगाते हो, या तो फिर एक ही काम है कि एक नल अलग लगा दो, एक नल अलग लगा दो, यहाँ पे गीजर लगा दो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हो गई है, गीजर लगाओ तो भैया एक काम करते हैं अपन, सोलर पैनल लगाओ छत पे, सोलर पैनल, ठीक है। ये लगाएंगे तो क्या होगा, दिन की लाइट में एब्जॉर्ब मतलब वो चीज़ गर्म कर देगा पानी, मगर इसके लिए क्या करो, फिर छत से हर बाथरूमों में पाइपलाइन डालो इससे कनेक्टेड, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं आपने बिल्डिंग का बजट ऑलरेडी इतना खर्च कर दिया, तो अब आप इतने का नल लगा दोगे तो तोहिन हो जाएगी जितना खर्च कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे साल का जो पैसा कमाया हुआ है फिर वो तीसरे साल करोगे। तो इसमें जब बिल्डिंग हम बनाते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है हमारी बजट, ठीक है। मेन चीज़ जब इंजीनियर ये कैलकुलेट करके बता देता है पहले से कि भैया आपका इतने स्क्वायर फीट का घर है, तो आपको ए क्लास कंस्ट्रक्शन कराना है, बी कराना है, सी कराना है। जो ठेकेदार होते हैं उनमें ए बी और सी चलता है, ठीक है, ए बी सी। तो ये उनकी लैंग्वेज में चलता है कि हम अगर उनको पैसा दे देते और वो हमको बना करके दे देते। मगर चूंकि ये ए का भी आप उनको पैसा दोगे तो आपको मिलेगा बी का ही, है ना। बजाय कि आप खुद बनवाते हो या मटेरियल ला करके देते हो, सिर्फ ठेकेदारी देते हो या सिर्फ इंजीनियरिंग कॉस्ट देते हो, वो अलग रहती है, बाद में नक्शा आएगा, अलग अलग चीज़ रहती है। तो हम अगर ये हाँ तो मैम एक, नहीं। सुन लो मेरी बात, ये छोटी सी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, छोटे से एक हमारे घर के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। जब हमारा हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, ठीक है, कंपनी में कोई ये 10 लाख का कंस्ट्रक्शन की बात नहीं चलती है, ठीक है।
कंपनी मतलब पूरी की पूरी सिटी बनाना, ठीक है, पूरे के पूरे मल्टी स्टोरी बनाना, 100 मालों की बिल्डिंग बनाना, 50 मालों की बिल्डिंग बनाना, जिसमें ऐसे जने कितने फ्लैट्स आते हैं, ठीक है, वो बनाना, आपकी इंडस्ट्री बनाना, ये काम करती है हमारी कंपनियां, जिनमें हजारों के ऊपर एम्प्लॉय होते हैं। तो उसमें आपका इंजीनियरिंग कौन सा तुम काम करते हो, ये एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, मतलब हमारे सिविल की एक और ब्रांच होती है, हमारी बिल्डिंग का कॉस्ट को एस्टिमेट करना के मतलब उसका अनुमान लगाना कि वो कितने में बनेगी और किस पॉइंट पे हमको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ एक ये मेन चीज़ होती है, इसको बोलते हैं सीपीएम, ठीक है, सीपीएम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब आप मैनेजर बन रहे हो, आपको मैनेजमेंट जमाना है, मतलब ये कौन सी एमबीए की ब्रांच हो गई, जिसको कैसे कनेक्ट कर दिया हमारे सिविल इंजीनियरिंग से। तो मैनेजमेंट को जब सिविल इंजीनियरिंग से कनेक्टेड करते हैं तो ये अलग ब्रांच निकल करके आती है सीपीएम, ठीक है। अगर एस्टिमेट करना है तो वो कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है, क्यूएससी, क्वांटिटी, सी फॉर, मैं खुद ही, हाँ, क्वांटिटी, कॉस्टिंग एंड सर्वे, ठीक है। आपको देखना कि क्वांटिटी और उसका एस्टिमेट लगाना कि ये बिल्डिंग कैसी है। अब क्या होता है, बहुत कॉमन चीज अभी चलती है, क्या लिखा मैंने, लोन, ठीक है, ये कौन देते हैं, बैंक देते हैं, ठीक है। किस आधार पे देते हैं, फोकट में दे देते हैं क्या पैसा, नहीं देते हैं। नहीं। तो बैंक वाले को कैसे पता कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हो वो कितने की होगी, या कितने पैसे आपको मैं सेंक्शन करूं, कि ऐसा नहीं है कि मैं 20 करोड़ आपको दे दूंगी, आपकी बिल्डिंग 1 करोड़ की भी नहीं होगी, तो 19 करोड़ का बैंक क्यों घाटा उठाए, या उस चीज़ पे क्यों पैसा लगाए, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री वो रखते हैं, ठीक है, आपकी पूरी असेट वो रखते हैं, मतलब आपका जो पूरी पूंजी है वो रख लेते हैं अपने पास, पूरी रजिस्ट्री रख लेते हैं, जब आप उनका पूरा ऋण चुका देते हो तब वो आपको रिटर्न करते हैं। तो बैंक वाले किस आधार पे, बैंक वाले थोड़ी कोई वो है इंजीनियर है, उनको थोड़ी मालूम कि कौन सा नल लगा है, कितनी कॉस्टिंग का होगा, कौन सा आरसीसी, कौन सा सरिया लगाया है, इसमें कितनी ईंटें लगी है, ये सब थोड़ी मालूम है। अब तुमको सिर्फ घर दिखेगा, अब घर की ईंटें तुम थोड़ी गिनोगे, मगर तुम गिन लोगे, क्योंकि तुमको मालूम है एक ईंट की कितनी है, 19 सेंटीमीटर, क्या है उसकी चौड़ाई है ना, लंबाई। और मोटर लगा दिया तुमने तो कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम अगर 3 मीटर लंबी कोई दीवार तुमको दिखेगी एक नक्शे में, तो तुम ये निकाल लोगे, 3 मीटर मतलब क्या, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, है ना, यही होता है ना। अब 20 को भागित कर दोगे तो कितना बचा, मतलब एक लाइन में कितनी ईंट लगी है, 15 ईंट लगी है। या आपने देख लिया 3 मीटर की अगर कौन सी है दीवार है तो उसमें कितनी ईंट लगी होगी, 15 ईंट लगी होगी, है ना। आपने ये निकाल लिया। अगर आपको ऐसी दीवार देखने को मिल रही है, आपको ऐसी ये दीवार देखने को मिल रही है, तो बैंकर को थोड़ी मालूम कि इस दीवार में कितनी ईंट लगी लाइन से, है ना। मगर आपको मालूम है कि ये दीवार अगर 3 मीटर की है और हमारी ईंट का कितना मीटर का लेंथ है, हमारी जो एक ईंट रहती है वो कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर अपनी लंबी है, तो 20 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अब जो ये दीवार बनी हुई है, 3 मीटर की दीवार बनी हुई है, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ईंट यहाँ लगेगी, एक ईंट यहाँ लगेगी, एक ईंट यहाँ लगेगी, ऐसे करते करते 300 सेंटीमीटर लंबी ये बना देंगे। तो एक ईंट मतलब 20 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर में कितनी ईंट लगी होगी हमारी, 15। तो 15 ईंट ऐसी लगी होगी तो 3 मीटर की दीवार कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, है ना, मोटर के साथ में, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी ना ईंट की। तो आपको कितने कितने फीट या कितने मीटर लंबी है, मतलब सपोज मान लो 3.3, है ना, एक सेकेंड, 1000 ईंट का ट्राले का क्या कॉस्टिंग है। मेरा घर बना था जब 3000 का एक ट्रॉला आता था, शायद 3 रुपए पर ईंट।
अभी होगा शायद 5,000 का होगा। 1,000 ईंट कितने की आती है कल पता करना। 1000 ईंट लगभग शायद 5 5,000 6 से तो हजार ज्यादा की आती होगी, 5-6 हजार की आती होगी। मतलब 6,000 मानते, अगर अब वो सक्षम बोला है कि 6,000 एक ट्रैक्टर आता है जिसमें 1,000 ईंट की क्वांटिटी भरी होती है, तो एक ईंट कितने की पड़ी? 6 रुपए की। 6 रुपए की एक ईंट पड़ी, है ना। 15 ईंट ऐसी लगी, 36 लाइन ऐसी लगी, तो क्या कर लिया हमने? 15 × 36। मैम हाँ, क्या? इसी बात पे मैम एक टॉपिक है कि जैसे कि अपन ईंट की जगह वो जो ब्लॉक रहते हैं एसीसी ब्लॉक, हाँ हाँ हाँ। में उनका यूज हम घर बनाने में क्यों नहीं करते? अरे तुम बहुत एक बड़े होते सेकेंड, हो। मैं क्या बता रही हूँ? क्वांटिटी क्यूएससी बता रही हूँ, मतलब ये आपका सब्जेक्ट बता रही हूँ। वो चीज़ हम 2 मिनट मैम बाद वो तो डिस्कस करेंगे, सुनो मेरी बात। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अपनी ईंट की दीवार का हम कॉस्टिंग कैसे निकालें। समझ रहे हो? पहले ये टॉपिक हाँ कंप्लीट हाँ करने हाँ दो, मैम फिर बता मैं रहे वो बताती हूँ। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको 6 रुपए की पड़ रही है, वो 10 रुपए से ज़्यादा की पड़ेगी। समझ रहे हो? और उसका घर में इसलिए उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे घरों में क्या देते हैं हम? पार्टीशन वॉल देते हैं। अगर हमने बीम कॉलम स्ट्रक्चर बनाया है तो इस पे कोई लोड नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? इस पे कौन सा लोड आएगा? ऊपर वाली ईंट का बस लोड आएगा। कॉलम और बीम का या ओवरऑल हमारी बॉडी का कोई लोड नहीं आएगा। तो जहां हमको लोड ही नहीं आ रहा है, जहां पे हमको बाहर के वातावरण के इफेक्ट नहीं पड़ रहे, तो उसमें हम इतना महंगा चीज लगाने का क्या फायदा? जो अपने मैम ब्लॉक्स आप उसमें बोल जैसे रहे हो। कि 6 रुपए की एक ईंट पड़ रही है, हाँ, तो मैम वो एक ब्लॉक 16 ईंट के बराबर भी तो है। तो वो मोटा तो भी तो उसकी कितना प्राइस है? भी तो उतनी ज्यादा होगी। हाँ, प्राइस भी ज्यादा होगी, प्लस उसका एरिया भी ज्यादा है। एरिया कैसे? वो दो छह ईंट जितना मोटा नहीं होगा, वो और ज्यादा मोटा होगा। तो अगर आप सुनो, आप कॉस्ट क्या एनालिसिस कर सकते हो। अगर कॉस्ट आपके बजट में बैठ रही है तो आप एक काम कर सकते हो। आपका जो प्लॉट बना हुआ है, समझ रहे हो, ये हाँ बाहरी जो सतह है, मतलब बाहर की जो दीवारें आप बनाओगे, बाहर बाहर साइड की, वो आप बना दो उसकी। अगर कॉस्ट आपकी सही साथ मैनेज हो रही है अपनी, हम्म, तो बाहर की दीवारें आप उसकी बना दो, और ये बीच में जो कमरे बनेंगे, इनमें जो ये दीवारें आपको दिख रही है, बीडीडी पढ़ लिया? हाँ। बीडीडी पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा मैम, उसकी क्लास ही नहीं लगी। ऐसा? चलो ठीक है, तो यस मैम। ये हमारा प्लान समझ लेना। प्लान है ये हमारा। ये हमारी बाहरी दीवार है हमारी, ठीक है। ये कितनी होती है? 0.3 मीटर की। 0.03, मतलब ये 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। 30 सेंटीमीटर ये चौड़ी रहती है। बाहर की कम से कम बनानी चाहिए, ठीक है। अंदर की तो आप सकड़ी भी बना सकते हो क्योंकि इसमें आसपास का ज़्यादा इतना लोड नहीं आता है, ठीक है। तो आप चाहो, अगर आपका कॉस्ट आपके काय में है, बजट में है, तो आप चाहो तो बाहर क्या होता है, हमारे एटमोसफियर से क्या आता है? पानी भी आता है, धूप भी आती है, जो भी कुछ चीज़ें पड़ती है, तो बाहरी दीवार आप उसकी बना सकते हो, आपके जो ब्लॉक्स है उसकी। और अंदर की दीवार आप ईंटों की बना सकते हो। इससे भी क्या होगा? हमारा कॉस्ट मैनेज हो जाएगा। मैनेज किस हिसाब से हो जाएगा कि अपना खर्चा एक्सीड नहीं होगा। अगर आप कोशिश करो कि मैं अंदर की दीवारें भी उसके मोटे ब्लॉक की बना दूं, तो ये आपका क्या हो जाता है? वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। पैसे का फोकट से आप उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि अननेसेसरी आप इंजीनियर हो और आपको भी पता है अंदर इतने लोड नहीं आएंगे, ना ही अंदर वातावरण का कोई इतना इफेक्ट आएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पर ले जा करके इसका भार ही बढ़ा रहे हो। अननेसेसरी आप पैसे का वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम अपने घरों की दीवारों में ऐसे हेवी या महंगे कंस्ट्रक्शन या महंगी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे घरों पे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे अन्य किसी प्रकार के कोई लोड नहीं आते। अगर ऑफिस रहा, पब्लिक बिल्डिंग रही, किसी भी प्रकार के वेयर हाउस हैं जहाँ पर हमको रोज हम उस पर लोड रख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनें चल रही है, कोई छोटी मोटी मशीनें चल रही है, या कमर्शियल हमारी बिल्डिंग है, सिलाई मशीन का कोई सेंटर है, या फिर
आपके धोना पत्तल का कोई लघु उद्योग है तो आप वहां पर उसको यूज करो ना, क्योंकि लगातार वाइब्रेशंस आ रहे हैं, लगातार लोग वहां पर काम कर रहे हैं, या पापड़ बन रहे हैं तो पापड़ की मशीनें हैं तो वहां आप उनका यूज करो। आपके घरों में क्या रोज कुछ काम हो रहा है, या रोज वाइब्रेशन हो रही मैम है, क्या उसमें रोज ठोका पिटी हो रही है? तो आपको अननेसेसरी आप इस जगह पे पैसा क्यों खर्च करो, है ना? आगे बात समझ में? कुछ ना कुछ तो होगा संजय, उसका कॉस्ट आप पता करना, क्योंकि यूजुअली अभी मेरे को ये भी नहीं मैम पता कि मैंने ना एक ट्राले की ईंट का क्या भाव चल रहा है। कल कल एक काम करना, कोई भी आप 5,000, 5,000। 5,000 ना, जिसमें 1,000 ईंट होती है ना? जी मैम। यस तो मैम। 1,000 ईंट यस मतलब मैम। एक ईंट कितने की पड़ी? 5 रुपए की। ठीक है, 5 रुपए तो मेरा 5 रुपए कहने का की। मतलब है कि ये दीवार में कितनी ईंट लग रही है? 15 ईंट ऐसी लग रही है, और कितनी? 36 ईंट ऐसी खड़ी में लग रही है। तो 15 गुणित 36 करो तो जरा कितने आ रहे हैं, कितनी ईंट हुई? 15 × 36 कितनी ईंटें हुई हैं? 540। 540, है ना? एक जी ईंट मैम। कितने की? 5 रुपए की। तो 540 मल्टीप्लाई बाय 5 करो। 2700। 2700। तो एक दीवार कितने की पड़ी अपने को, जो 3 मीटर लंबी और इतनी है? 2700। अब इसमें मोटर भी तो लगा जोड़ने के लिए, यस मैम। है ना? तो कितना मोटर लगा उसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, और वो सीमेंट मोटर की रकम आ जाएगी यहाँ पर। तो हमको क्या मिल जाएगी? लागत। किसकी लागत? कैसे हमारी करेंगे? एक दीवार की, जो कि 11 फीट लंबी है और 3 मीटर ऐसी लंबी है। तो ये क्या हो गया मोटर हमारा की कैसे करेंगे? कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, ये मैम चीज मोटर क्या? मोटर की कॉस्टिंग, जैसे आप रेती का डंपर उठाते हो ना, तो वो वॉल्यूम से कैलकुलेट होता है। जब आप क्यूएससी पढ़ोगे ना तो आपको उसका भी अंदाजा हो जाएगा कि अपन को 1 मीटर में कितना मोटार लगता है। ठीक है, मतलब डेंसिटी QSC होती क्या है। होता है? क्यूएससी आपका एक विषय है, जैसे आप अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ रहे हो वैसे ही क्यूएससी भी होता है। ठीक है, तो जिससे आपको हमारे पता आएगा चलता मैम? है नहीं, अब तुमको आएगा, फाइनल ईयर में आएगा क्यूएससी। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस करने का। तो ये कॉस्ट एनालिसिस भी एक ब्रांच होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक अपनी ब्रांच होती है। कॉस्ट एनालिसिस करोगे तभी तो बैंक को बता पाओगे कि आप जिस पे लोन दे रहे हो वो कितनी कॉस्ट का है। ठीक है, अगर 15 लाख का घर है तो बैंक आपको देती है 12 या 10 लाख रुपए। ठीक है, वो अपनी सेफ्टी डिपॉजिट में भी रखती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्याज नहीं भर पाए, आपका 15 लाख तक ब्याज चढ़ गया, तो वो क्या कर देगी? अपने घर की नीलामी कर देगी, क्योंकि वो लॉस में अननेसेसरी नहीं जाती। वो 5 लाख तक का ऊपर रखती है कि आप अगर ब्याज नहीं देते हो तो ऐसा। अगर 15 ही वो लोन पे दे देगी तो उसके पास सेफ्टी डिपॉजिट क्या बचेगा, है ना? तो अगर 15 की आपकी बिल्डिंग की लागत आप बता रहे हो, तो वो कितना 10 या फिर 12 लाख सेंक्शन आपको करती है। ठीक है, होम लोन और ये सारी चीज़ देखी, तो ये कब देगी बैंक? जब कॉस्ट एनालिसिस करेगी आपकी प्रॉपर्टी का। आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है? ये इसी प्रकार से होता है। तो ये इंजीनियर्स ही होते हैं जो कॉस्ट एनालिसिस करके देते हैं। तो ये जो ए ग्रेड का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये बी ग्रेड का कंस्ट्रक्शन है, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से बना करके लगा रहे हो। ये कौन फिक्स करता है? आपके इंजीनियर्स बोलते हैं ये किस हिसाब से सेट होता है। आपकी क्वालिटी कैसी है? किसकी क्वालिटी? आपके मटेरियल की। मटेरियल अगर बेस्ट क्वालिटी का लगा हुआ है तो ये पड़ता है। ठीक है, आजकल अलग अलग टाइप की मशीनें आ गई है। अल्ट्रासोनिक एक मशीन आई है, ठीक है, ये लेजर लाइट पे काम करती है। ठीक है, ये किन जगह पर यूज होती है? लेजर लाइट जब हमारी ऐसे दीवार के अंदर या आरसीसी के अंदर जाएगी और टकराएगी, किससे टकराएगी? सरिये से या कंक्रीट से टकरा करके वापस रिटर्न आएगी। मतलब लाइट पहले अंदर गई, चीजों से टकरा के वापस आई अपनी मशीन में, तो वो मशीन कैलकुलेट कर लेती है कि किस प्रकार का या कितना अच्छा मटेरियल आपने अंदर लगाया है। क्योंकि जब ब्रिज बनते हैं तो वो तोड़ कर करके थोड़ी देखेंगे। जैसे यहाँ मेरे को अगर कॉस्ट का एनालिसिस करना, मेरे को देखना है किस हिसाब की अपन ने ईंटें लगाई है। ईंट ही है इसके अंदर, है ना?
ये कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर नहीं। बीम कॉलम अगर तोड़ूंगी तो बीम कॉलम तोड़ दूंगी तो भैया टूट ही जाएगा ना, स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, तोड़ के थोड़ी एनालिसिस करूंगी मैं। और ये दीवार भी है तो इसको तोड़ के थोड़ी एनालिसिस करूंगी, थोड़ा सा कि मतलब इतना सा पार्ट में छेद करके अपन बोर करके इतना सा देख लेंगे कि किस प्रकार का हमने कंस्ट्रक्शन करा है। मगर इसमें नुकसान नहीं है क्योंकि ये क्या है, हमारी सिर्फ पार्टीशन वॉल है। पार्टीशन वॉल में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि लोड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मगर हम अगर ये ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में कोई हम होल करके थोड़ी देखेंगे। डैम की बात करें तो डैम में होल करके थोड़ी देखेंगे कि ठेकेदार ने कितना अच्छा मटेरियल लगाया है। तो ये सब चीज़ों का जब एनालिसिस हो जाए, जब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर आकर के चेक करते हैं कि ठेकेदार ने किस हिसाब का मटेरियल लगाया है, तो वो कौन सी मशीनरों से होता है, अल्ट्रासोनिक, ऐसी बहुत अच्छी अभी के टाइम में अच्छी अच्छी मशीनें आ गई है। तो इससे कैसा पता पड़ता है कि आपने ब्रिज के ऊपर या रोड के ऊपर मशीन रख दी है और आपने एनालिसिस करा है, तो वो आपकी रीडिंग दे देगी मॉनिटर पे कि किस हिसाब का, किस ग्रेड का आपका कंस्ट्रक्शन है और कितना पैसा सेंक्शन कर देना चाहिए ठेकेदार को। आ गई बात समझ में इतनी? यस मैम। तो ये था हमारा कॉस्ट एनालिसिस कि किस हिसाब से हमको बजट को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब बात रही हमारी अपना संजय पूछ रहा था कि कैसे हमारा ज़्यादा पैसा किस में बनता है। तो बेटा जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को या अपने बजट को, जैसे सपोज ये 15 का बजट है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 लाख के करीब, या हम 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 5 लाख के करीब का जो हमारा बजट है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको ढांचा खड़ा करने में लग जाता है ना। बाकी का जो 10 लाख है ना, ये हमको फिनिश वर्क में लगता है। फिनिश वर्क मतलब हम उसको कितनी खूबसूरती प्रोवाइड करते हैं। ये खूबसूरती नहीं है मगर ये नेसेसिटी है, ये हमारी ज़रूरत है। ठीक है, ये नेसेसिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका हमको ज़रूरत है। खूबसूरती मतलब एस्थेटिक व्यू, उसको हम नहीं भी दे तो भी हम बजट कंट्रोल कर सकते हैं। मगर वाटर प्रूफिंग एक मेन चीज़ हो जा रही है, एक हमारी प्लम्बरिंग, नल फिटिंग भी एक मेन चीज़ है, लाइट फिटिंग भी हमारी एक मेन चीज़ है, पेंट भी हमारी एक मेन चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बाद में एयर कंडीशन लगाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आपको टीवी लगाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, फर्नीचर बनाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका हमारी बिल्डिंग से थोड़ा मतलब कनेक्शन तो है। आजकल कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि भैया आप पैसा लो, हम आकर के सिर्फ रह ले, उसमें आरओ भी हो, उसमें फ्रिज भी हो, उसमें एसी। मेट्रो सिटी में ऐसे ही चल रहा है। मेट्रो सिटी में आपको सिर्फ पैसे देने से मतलब रहेगा। आप अगर इंजीनियर हो तो वो आपको सारा चीज़ दे देंगे और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 2 BHK। ठीक है, 2 BHK मतलब 2 तो बेडरूम हो, एक हॉल हो और एक किचन हो। ठीक है, सेपरेट लेट बाथ का सिस्टम हो। सिर्फ उनको ये रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उन्होंने इतना बोला और उनको क्या चाहिए, रेडी घर चाहिए। सिर्फ वो आए रहें, उसमें फर्नीचर भी हो, उसमें आपका क्या हो, सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो, उसमें हर चीज़ आपकी फैसिलिटी भी हो। ठीक है, आपकी विंडो विंडो ये सब चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब चीज़ होती है। तो आप क्या बजट मैनेज करके या बजट का एक चार्ट बना करके कि हमारा जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इतनी चीज़ इसमें जाती है, इतनी चीज़ इसमें जाती है। तो मैं सिर्फ बेसिक चीज़ बताती हूँ, जो ढांचा खड़ा करते हैं, जो हम फ्रेमवर्क करते हैं, उसमें आपका 1/3 पार्ट लगता है बजट का। अगर आपने ढांचा खड़ा करा, आपके सिर्फ 3 लाख लगे हैं, तो आप ये बोलो कि आपको इस बिल्डिंग को पूरा तैयार करने के में, मतलब टाइल्स लगाने में, फ्लोर लगाने में, पूरा पेंट करने में, पूरी रेलिंग वगैरह हैंडरेल बनाने में, सब चीज़ों में कितना लगेगा, गुणित 3। ठीक है, 9 से 10 लाख आपका पूरा ओवरऑल कॉस्ट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, पूरा फुल रेडी करने में। यस। तो ये होता है कि हमारा जब बीम कॉलम स्ट्रक्चर बनता है वो कितना टोटल कॉस्ट का 1/3 हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। फिर तो उसमें जितना गुड़ डालोगे, कितना शक्कर डालोगे, उतना मीठा लगेगा, वो वाली चीज़ है। तो भले डायबिटीज़ हो जाए, बाद में कर्जा लो, है ना, इलाज का, तो वो चीज़ भी समझ सकते हैं। हम पढ़ रहे थे फ्लोरिंग, तो इसमें एक पॉइंट आया था जिसके लिए हमने आधे घंटे की रामायण गाई। कौन सा पॉइंट आया था, द मटीरियल फॉर
फ्लोरिंग सिलेक्टेड कंसिडरिंग फैक्टर ऑफ इनिशियल कॉस्ट, मतलब हम किस हिसाब से हमारा फ्लोरिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ करेंगे कि भैया हमको ऐसा नहीं हो कि हमने क्या करा कि ये बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया और फ्लोर काय का बना दिया, सोने हीरे चांदी का। ऐसा नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो इसकी जो खड़ा करा ना उसकी 100 गुना कॉस्ट लग जाएगी। मतलब अगर 3 लाख में हमारा बिल्डिंग तैयार करा तो 100 गुना से भी ज़्यादा या 1000 गुना भी लग सकती है। तो इतने करोड़ भी, मतलब इतने जो भी लाख हैं वो उतने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि आप मटेरियल कौन सा चूज़ करोगे, उस हिसाब का आपका इनिशियल कॉस्ट के ऊपर आपका मटेरियल चूज़ होना चाहिए कि आपको कॉस्ट कितनी रखनी है। टाइप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब किस हिसाब का आपका बिल्डिंग है। अपीयरेंस, मतलब आपको कैसा दिखने वाला होना चाहिए फ्लोर। कितना क्लीनिनेस चाहिए, मतलब जब बन के तैयार हो जाए तो किस हिसाब से क्लीन दिखना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितना ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब ड्यूरेबल किस पे, कि अपनी डैम्प या सितांग नीचे से नहीं आए, उसके लिए हमारा फ्लोर कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल या फिर टिकाऊ होना चाहिए। साउंड इंसुलेशन, मतलब जैसे आवाज़ टकराती है और गहराती है उसका भी हमारे फ्लोर पे फ़र्क पड़ता है। मतलब जितना पोला रहेगा तो उसका अलग फ़र्क पड़ेगा। अपन कितना डेंस बनाते, घनत्व वाला बनाते, तो उसका साउंड इंसुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। थर्मल इंसुलेशन, मतलब किस प्रकार का होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस, मतलब आग का विरोधक होना चाहिए, मतलब आग रोकने में सहायक होना चाहिए। ठीक है, ये फायर का क्या बात आई, क्योंकि आपने सुना होगा कि आपके वुडन फ्लोर भी बनते हैं। ठीक है, फ्लोर में ऐसे हाँ मैडम। वुडन स्ट्रिप लगा दी जाती है तो वो वुडन फ्लोर बनते हैं। मगर उसमें किसका प्रॉब्लम रहता है, किसका टेंशन रहता है, अपनी फायर लगने का। ठीक है, आग लगने का। तो ये सब मैडम, पॉइंट्स हमको ध्यान, हाँ। एक वो डेफिनेशन आपने शुरुआत में बताई थी, स्लैब इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, स्लैब नहीं, आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ठीक है, मतलब स्लैब तो किसी भी हाँ चीज मैडम। की बन सकती है, अपनी गर्डर फर्शी की भी बन सकती है। स्लैब मतलब छत, छत काय की भी बना लो आप, वुडन की बना लो, किसी भी चीज की बना लो। मगर आरसीसी की बना रहे हो तो उसमें स्टील और कंक्रीट होता है। ठीक है, अब फ्लोर की बात कर रहे थे तो हमने इतनी सारी चीज़ें हमारी किसी भी फ्लोर को जब हम अडॉप्ट करेंगे, जब बनाएंगे, तो हमारे माइंड में होनी चाहिए। कोई सा भी मटेरियल हम सिलेक्ट करें तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी इनिशियल कॉस्ट भी नॉमिनल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, सफाई जैसा दिखना चाहिए। जैसे फर्शी का बना देते तो उसमें कैसा कहीं कहीं तो भी मेल फंस जाना, मतलब गंदा ज़्यादा दिखता है वो, जैसा भी होता है। ड्यूरेबल होना चाहिए, नीचे से सितांग नहीं आनी चाहिए, नीचे का धरती का पानी ऊपर क्रॉस नहीं करना होना चाहिए। साउंड इंसुलेशन, ज़्यादा साउंड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। थर्मल इंसुलेशन, ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं लगना चाहिए, आग को रोकने वाला होना चाहिए। मतलब ये सारे पॉइंट होने चाहिए हमारे किसी भी फ्लोर बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है मड फ्लोर और मूरम फ्लोरिंग, या तो मिट्टी का फ्लोर बनाना या फिर मूरम का अपना फ्लोर बना देना। फिर आता है हमारा सेकंड फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। फिर आता है ब्रिक फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, ये अधिकतर बनता है। फिर टेराजो फ्लोरिंग, मतलब एक टाइल्स आती है या एक मटेरियल आता है, वो टेराजो होता है, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं हमारे किसी भी चट्टानों के, उसको सबको जॉइन कर करके उसमें फिलिंग करते हैं। फिर आता है मोज़ेक फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, ये बहुत महंगा पड़ता है मार्बल। टिम्बर फ्लोरिंग, मतलब अपना वुडन फ्लोरिंग, ठीक है, लकड़ियों का फ्लोर बना देना। रबल या फिर कॉर्क फ्लोरिंग, मतलब रबर और कॉर्क फ्लोरिंग हम कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री होंगी, वहाँ पे हम ऐसा मटेरियल लगातेंगे जो थोड़ा सा वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करे। अपना रबड़ जो इरेजर वाला रबड़ कैसा रहता है, हम उसको दबाते वो अपनी जगह पे वापस गेन कर लेता है। तो हम ऐसे फ्लोर कहाँ पर अधिकतर बनाते हैं, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री जैसे रहती है, जहाँ पे हमारी मशीनें चलती है, तो वो क्या करती है, क्रिएट करती है हमारे वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो फ्लोर अगर हमने कैसा हार्ड या रिजिड बना दिया, मतलब टाइल्स का बना दिया, मार्बल का बना दिया, तो ये क्या वाइब्रेशन से ही क्रैक हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो वहाँ पर हमको कैसा मटेरियल लगाना पड़ता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, मतलब वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करे। प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग, इसको कल हम
कंटिन्यू करते हैं।